बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, हुकूमत हार गई और माफिया जीत गया। हुकूमत ने पेट्रोल की मद में आवाम को जो रिलीफ फराहम किया था, लेकिन उसके बाद से पेट्रोल पंप्स पे आवाम को पेट्रोल दस्तयाब नहीं था। लेकिन अब जब इसकी कीमत बढ़ गई है तो रात के बाद से अब धड़ाधड़ ये पेट्रोल जो है आवाम को दस्तयाब है। ऐसे में आवाम कह रहे हैं कि जनाब, पेट्रोल की कीमतें आपने बढ़ा दी हैं, साथ ही साथ अब महंगाई का तूफान भी हमारे सर पर आ गिरेगा। वजीर आजम इमरान खान माजी में पेट्रोल की कीमतें बढ़ने पर क्या बयान देते थे, वो देखिए, फिर यहीं से गुफ्तगू का आगाज करेंगे। डीजल वो चीज है जो कि एक आम इंसान इस्तेमाल करता है, एक छोटा किसान करता है ट्यूबवेल के ऊपर, ट्रांसपोर्टर्स इस्तेमाल करते हैं जिससे सारी चीजें महंगी हो जाती हैं, आम छोटे छोटे ताजर अपने वो जनरेटर के अंदर डीजल डालते हैं। डीजल वो चीज है जिससे सारी चीजें महंगी होती हैं। पेट्रोलियम की मसनूआत, पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा टैक्सेशन, डीजल 100% तक टैक्स ले जाया गया, पेट्रोल 51% टैक्स, मट्टी का तेल जो गरीब तरीन पाकिस्तानी इस्तेमाल करता है 62% टैक्स। ये याद रखें, जब हुक्मरान करप्शन करता है वो आपके ऊपर टैक्स लगाता है, उसकी चोरी की कीमत आप महंगाई के जरिए अदा करते हैं। नाहिली की या करप्शन कह लें या नाहिली कह लें कि उसकी इंतहा ये है, सरचार्ज पेट्रोल के ऊपर भी लगा दिए। तहरीक इंसाफ बिल्कुल पेट्रोल के ऊपर एहतजाज कर रही है। दुनिया में 60% तेल कम हो गया, यहाँ कितनी रिलीफ दी है इन्होंने। मैं समझता हूँ ये शर्मनाक बात है कि लोग इस वक्त लोगों की, हमारे कमज़ोर तबका कुचला जा रहा है महंगाई में, और कोई शर्म नहीं आई कि आपने जो डीजल की कीमतें बढ़ाई हुई हैं और जिनके ऊपर आप लोगों के खून पे पैसा बना रहे हैं। तो उस वक्त के वजीर आजम कहा करते थे कि अगर महंगाई बढ़ती है, टैक्स लगता है तो हुक्मरान चोर हैं। अब मौजूदा अपोजिशन जो है वो कह रही है कि जनाब, अब आपको तो इस्तीफा देना चाहिए। वो वजीर आजम इमरान खान के माजी के बयान को उनके सामने रख रहे हैं। इसी सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। हबीब साहब, वजह क्या बनी? हुकूमत ने रातों रात 25 रुपए पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया और फिर अनहोनी, क्या कहें कि वो चमत्कार ये हुआ कि अब दस्तयाब भी है। देखिए, सबसे पहले तो अभी आपने जो लफ्ज़ माफिया इस्तेमाल किया है, मेरी मालूमात के मुताबिक आप पीटीआई की रुकन तो नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो ये पीटीआई का ख्याल ये होता है कि जहाँ पर वो नाकाम हो वहाँ पर वो अपनी नाकामी का भार किसी न किसी माफिया को, किसी न किसी चीज को माफिया कहकर डाल देते हैं। ऑपोजिशन गर्दान रही है, वो कह रहे हैं समझ नहीं आता कि हुकूमत माफिया है या हुकूमत में माफिया है। बात यह है कि आप पहले तो इस पेट्रोलियम प्रोसेस को समझ लीजिए कि पेट्रोल की कीमत का तयन इस तरह होता है कि अगर आज ये जो जून का महीना है, इसमें हम वो कीमत देंगे उसूली तौर पर जो मई में जो इंपोर्ट की पीएसओ ने, पाकिस्तान स्टेट ऑयल, जो सरकारी कंपनी है, उसने जो इंपोर्ट की उसकी एवरेज प्राइस जो है वो हम जून में पे करेंगे और जून की एवरेज प्राइस हम जुलाई में पे करेंगे। ताकि इससे होता यह है कि तो इंडस्ट्री के तमाम स्टेक होल्डर्स को अपनी इन्वेंट्री मैनेज करने का मौका मिल जाता है। यहाँ पर दरअसल गलती शुरू कहाँ से? गलती आज नहीं की हुकूमत ने, गलती की थी 25 मार्च 2020 को। अच्छा। जब हुकूमत ने डीजी ऑयल के ज़रिए पाबंदी लगा दी इंपोर्ट के ऊपर। उसका नतीजा ये निकला, क्योंकि उस वक्त लॉकडाउन की तरफ हम जा रहे थे, लॉकडाउन भी था, तो हुकूमत का ख्याल ये था कि अब हमें पेट्रोल की ज़रूरत नहीं है। और सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि ऑयल रिफाइनरीज़ के पास पेट्रोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मौजूद थी और कंपनीज़ को मजबूर किया गया कि आप यहाँ से उठाएं। उस वक्त जो तेल की कीमतें थी बिल्कुल जिसे कहते हैं डर्ट चीप, उस लेवल पर पहुंच चुकी थी। और वहाँ पर जब इंपोर्ट पर पाबंदी लगी तो फिर बाकायदा ओएमसीज ने, यानी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने, हुकूमत को लिखा, उनकी ऑयल एडवाइजरी कमेटी ने हुकूमत को लिखा कि जनाब, आप ये जो कर रहे हैं ये जुल्म ना करें, इस वक्त डर्ट चीप प्राइसेस हैं, हमें आप इंपोर्ट कर लेते, हम इंपोर्ट भी कर लेते हैं और यहाँ से लोकल माल भी उठाते रहेंगे। हुकूमत का नहीं, हुकूमत तो बहुत सियानी है ना, और डीजी ऑयल तो बहुत सियाना है। अच्छा, डीजी ऑयल ने कहा कि नहीं जी, ऐसा नहीं हो सकता। अब उन्होंने रिफाइनरीज का जब पेट्रोल उठाना शुरू किया, थोड़ी देर बाद लॉकडाउन ख़त्म हो गया। जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म हुआ, साथ ही गंदम की कटाई आ गई। तो गंदम की कटाई तो डीजल से होती है, उसमें हार्वेस्टर्स चलते हैं, ट्रैक्टर्स चलते हैं और बहुत सारे काम होते हैं। जब वो मामला शुरू हुआ तो डीजल अचानक पाकिस्तान में कम होना शुरू हो गया। सबसे पहले मुझे गुजरांवाला से खबर आई कि मेरे दोस्त ने कहा कि भाई यहाँ पे तो डीजल ही नहीं मिल रहा। उस वक्त मैंने चेक किया तो पता चला कि जनाब, ये जो इंपोर्ट नहीं हो रही, अब उसके असरात हम भुगतेंगे। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर पेट्रोल कम होना शुरू हो गया। पेट्रोल कम होना शुरू इस तरह हुआ कि देखिए, जब
पेट्रोल उसके साथ ही जब लॉकडाउन खोला तो दुनिया में भी लॉकडाउन खुलना शुरू हो गया। पेट्रोल की प्राइसेस एक दफ़ा जो बिल्कुल नीचे गई थी वो ऊपर आना शुरू हो गई। जब ऊपर आना शुरू हुई तो हुकूमत ने तेल की प्राइसेस अचानक मिड ऑफ द मंथ में मार्च में नीचे कर रखी थी। अब यहाँ पर प्राइस नीचे थी, इंटरनेशनल प्राइस ऊपर थी। डंडा किया हुआ था गवर्नमेंट ने ओएमसीज को कि जनाब अब आप ये करें कि बाहर से महंगा पेट्रोल मंगवाएं और यहाँ पर सस्ता बेचें। आप ज़रा तसव्वुर करें कि जो में हुकूमत ने फैसला किया रात के पेट्रोल की कीमत कम कर देंगे, उस वक्त सारी इन्हें समझा रहे थे कि ये ना करें, आप अपने टाइम पे पेट्रोल की कीमत कम करें। खैर जब इन्होंने किया तो अब दुनिया के पास जो ओएमसीज थी उनके पास अगर किसी के पास 1 करोड़ लीटर था तो उसको जब 15 रुपए की डज पड़ेगी तो आप जरा तसव्वुर करें कि उसको एक रात में 15 करोड़ तो ठुक गया ना। बिल्कुल। और जब आप बाकी ऑयल कंपनीज और रिफाइनरीज को देखेंगे तो फिर आप मजमूई तौर पर आपको लॉसेस का अंदाजा है कितना है। इसमें पीएसओ चूंकि सरकारी कंपनी है तो सिर्फ पीएसओ ने 17 अरब रुपए का लॉस किया है, 17 अरब रुपए जो आपने और मैंने अब उसको देना है। इसके बाद जो बाकी ऑयल कंपनीज थी सब ने लॉस किया। रिफाइनरीज ने 32 अरब रुपए का लॉस किया और वो हुकूमत को लिख लिख के मर गए कि खौफे खुदा करें, आप अपनी पॉलिसी को ठीक करें, जो रूल है उसके मुताबिक महीना महीना चलते रहें और अपनी मार्केट को खोले रखें। लेकिन हुकूमत का नहीं, हमें तो सियासी फायदा चाहिए। हम चाहते थे कि हम पेट्रोल की प्राइस दें, पेट्रोल की प्राइस का जो पास ऑन करें, लेकिन हमने अक्लमंदी ये की कि हमने अपना जो 15 रुपए का पीडीएल था उसको बढ़ा के 30 रुपए कर दिया। अच्छा, यानी वहां पे हमने कमी नहीं की, लेकिन पेट्रोल प्राइसेस नीचे करके ओएमसीज को हमने तबाह कर दिया। जब ओएमसीज तबाह हो गई, उनके पास कोई पेट्रोल ना रहा और उन्होंने बाहर से महंगा मंगवा के सस्ता बेचने से इनकार कर दिया। मेरी मालूमात ये है कि 2 बड़ी कंपनीज ने, जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं, उन्होंने हुकूमत को कहा कि जनाब आपने हमारे चालान करने हैं तो बिस्मिल्लाह चालान कर लें। अच्छा। आपने हमें जुर्माने करने हैं तो जुर्माने कर लें। हम ये नहीं भुगत सकते कि हम 1 करोड़ लीटर मंगवाएं और आपकी प्राइस पे यहाँ पर बेचें और उसके नतीजे में हम अपनी कंपनीज को दिवालिया कर लें। सही। जब ये प्रॉब्लम हुआ, जब और आगे बढ़ता गया तो हुकूमत ने क्या कहा, ऐसे मौके पे हुकूमत ने कहा जी ये तो माफिया है। माफिया है भाई, आप मुझे कह रहे हो कि मैं 1 रुपए की चीज खरीद के 8 आने की बेचूं तो मैं माफिया हूं। हाँ। लेकिन आप अपनी पॉलिसी ठीक नहीं कर रहे, तो उसके नतीजे में ओएमसीज को ये इस हद तक ले आए कि मुझे ये पता चला कि यहाँ पर कुछ डिपोज पे ओगरा के लोग गए। उन्होंने कहा जी कि हम यहाँ पे चालान करेंगे, आपका 1 करोड़ रुपए जुर्माना करेंगे। तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि आप 1 करोड़ नहीं 2 करोड़ कर लें। अच्छा। हम आपको तेल नहीं दे सकते, हम इन शराइत पे पाकिस्तान में कारोबार नहीं करेंगे, हम यहाँ से चले जाएंगे। अच्छा। उसके बाद गवर्नमेंट के कुछ पांव जले और लेकिन इस असना में जो गवर्नमेंट ने सबसे बड़ी हमाकत की वो ये की कि एक माफिया कह दिया ना। वजीर आजम का तो दिल चाहता है कि वो हर किसी को माफिया कहते हैं। अच्छा, उन्होंने चीनी माफिया, ये माफिया, वो माफिया, तो उन्होंने इसको भी माफिया कर दिया। और माफिया कह के उसी शख्स के नीचे जो दरअसल इस डिबैकल का जिम्मेदार है, यानी डीजी ऑयल शफीउर रहमान, जो इस डिबैकल का जिम्मेदार है, उसी को चेयरमैन बना के बिठा दिया। अच्छा। और उस कमेटी के अंदर एक पीएसओ का नुमाइंदा भी शामिल कर दिया कि पीएसओ वाला, हालांकि पीएसओ दूसरी कंपनीज का कंपटीटर है ना, तो पीएसओ वाला साथ बैठ के अपने कंपटीटर्स का हिसाब किताब करेगा कि आपने पेट्रोल आपके पास था या नहीं था। देखिए, दरअसल ये वही कहानी दोहराई गई है जो चीनी के मामले में दोहराई गई, यानी कीमतें किसी और वजह से बढ़ी, माफिया। आटे की कीमतें किसी और वजह से बढ़ी, माफिया। आईपीपीज आपके कंट्रोल में नहीं आ रही कीमतें, बिजली आप मिसमैनेज कर रहे हैं, माफिया। तो अब मुझे लगता यह है कि थोड़े दिन में पाकिस्तान में इतने माफियाज हो जाएंगे, शायद 22-23 करोड़ माफिया हो जाएं। क्योंकि यहाँ पर हर शख्स, इंशाअल्लाह वो वक्त आने वाला है जब वजीर आजम कहेंगे कि तुम भी माफिया हो, तुम भी माफिया हो, तुम भी माफिया हो। तो मुख्तसर ये कि ये पाकिस्तान के अंदर हुकूमत की नालायकी की एक क्लासिकल एग्जाम्पल है, मिस मैनेजमेंट की और मिस हैंडलिंग की एक ऐसी ग्लेयरिंग एग्जाम्पल है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पहले कभी हमें नजर नहीं आई थी। हुकूमत की मिस मैनेजमेंट की ये क्लासिकल एग्जाम्पल है जो हकाइक हबीब साहब ने सामने रखे।
اب اپوزیشن وزیر اعظم عمران خان سے مطالبہ کر رہی ہے کہ جناب آپ استعفیٰ دے دیں. حکومت اگر اتنی نالائکی کرے تو پھر بنتا ہے استعفیٰ؟ دیکھیے میں حبیب صاحب کی بات سے فور دا موسٹ پارٹ ایگری کرتا ہوں کہ حکومت کی اس میں بڑی نالائکی ہے. میں اس بات سے بھی حبیب صاحب کی ایگری کرتا ہوں کہ صرف کسی کو مافیا کہہ دینے سے یا ہر چیز جو آپ مس مینج کریں یا جو آپ سے کنٹرول نہ ہو اگر آپ اس کے اوپر دوسروں کو مافیا کہہ دیں گے تو اس سے ذمہ داری ختم نہیں ہوتی. میں 2-3 باتیں تھوڑی سی بڑھانا چاہتا ہوں حبیب صاحب کی بات میں اور حکومت سے افیکٹولی سوال بھی پوچھنا چاہتا ہوں اپنے کامنٹ کے تھرو. سب سے پہلی بات یہ کہ مارکیٹ کا جو پرائسنگ میکنزم ہے جو کہ عمر ایوب صاحب نے اپنی ٹویٹ کے تھرو تھوڑا سمجھانے کی کوشش کی کہ جی ہم کیوں پرائسز بڑھا رہے ہیں, اصل میں کتنی انٹرنیشنل مارکیٹ میں کیسی بڑھی ہیں, کتنی کم ہوئی ہیں. تو سمپل سی بات یہ ہے کہ اگر تو آپ کا آرگومنٹ آئل پرائسز بڑھانے کا یہ ہے کہ کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر پرائس بہت زیادہ بڑھ گئی ہے تو اس کی وجہ سے ہم پروپورشنلی تھوڑا سا کم ہم لوکل مارکیٹ کی پرائس بڑھا رہے ہیں, تو پھر یہ آرگومنٹ ڈاؤن ٹرن کے لیے کیوں نہیں استعمال ہوا؟ کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ کی پرائسز تو کچھ دیر کے لیے زیرو پہ چلی گئی تھی یا $2 پہ چلی گئی تھی. تو اس وقت ہم نے اس کا ڈیکریز اس طرح نہیں دیکھا, لیکن انکریز کے وقت آپ نے کہا کہ یہ انٹرنیشنل پرائسز کو بڑھانے کی وجہ سے ہے. تو وہ وزیر اعظم مطلب وہ عمران خان صاحب جو وزیر اعظم بننے سے پہلے کے بیانات دیتے تھے, جو باتیں کرتے تھے, اگر ان سے پوچھ لیا جائے یا ان کو اگر واپس آج وزیر اعظم بنا دیا جائے تو وہ کہیں گے کہ مافیا اگر کوئی بھی ہے اس کے اندر تو گورنمنٹ کی آپریٹنگ مشینری ہے. مجھے اس پر آپ اپنا کمنٹ جاری رکھیے گا. جب میں انٹروڈیوس کروا دوں ماہر معاشرات خرم شہزاد بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ اپنا کمنٹ جاری رکھیں. جی دوسری جو بڑی سرپرائزنگ بات ہے اور مجھے کم از کم سرپرائزنگ لگی, جن دنوں میں مارچ کے اینڈ میں اپریل میں ہم نے دیکھا کہ ایک انہونی بات جو انسان کی تاریخ میں کم از کم ماڈرن ڈے کی تاریخ میں نہیں ہم نے دیکھی تھی کہ آئل پرائسز نیگیٹو کے طور پہ چلی گئیں, آئل فیوچر پرائسز نیگیٹو پہ چلی گئیں, آئل کانٹریکٹس جو ہیں وہ تقریباً زیرو کے قریب انٹرنیشنل مارکیٹ میں چلے گئے. تو میں نے کسی عہدیدار جو کہ اس سیٹ اپ کے اندر امپورٹنٹ ہے آئل کے پرسپیکٹو سے, میں نے ان کو فون کیا اور پوچھا کہ سر آئی ہوپ کہ ہم آج کل میں آئل بہت سارا بلینز آف ڈالرز کی قیمت کا آئل جو ہے وہ ہم آرڈر پلیس کر رہے ہیں جو کہ ہمارے ذخیروں میں پڑا رہے گا, جو کہ آنے والے سال 2 سال ہم جس کو استعمال کر سکتے ہوں گے, یا اگر نہیں بھی کرنا چاہیں گے تو جو ہم بار بار کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ٹوٹل اتنے مہینے کا تیل ہے یا اتنے مہینے کے تیل کے پیسے ہیں, تو آئی ہوپ کہ ہم اس پیریڈ کے اندر اپنے ذخائر کو بڑھا رہے ہیں اور اپنی کیپیسٹی کو انکریز کر رہے ہیں. مجھے انہوں نے اگین انونیمٹی کی شرط پہ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے پاس وہ ہے جس میں ہم لارج سکیل آئل سٹوریج کر سکیں, یعنی کہ آئل صرف آپ ایک کنستر کے اندر نہیں رکھ سکتے نیچرلی, آئل سٹوریج کا ایک میکنزم ہے جس کے اندر آپ کو آئل سٹوریج فیسلٹیز بنانی پڑتی ہیں. ہماری جو آئل سٹوریج کیپیسٹی ہے وہ اس طرح کی تھی ہی نہیں کہ جب آئل صفر پہ بھی مل رہا تھا یا $2 پہ مل رہا تھا تو ہم کسی کو کہتے کہ جی ہمیں $5 بلین کی مد کا ہمیں آئل چاہیے, جو کہ ویسے ریگولرلی 5 بلین کا ہوتا ہے لیکن آج کل صرف 100 ملین کا مل رہا ہے, تو ہم سارا سٹور کرنا چاہتے ہیں. ہمارے پاس یہ کیپیسٹی ہم نے جنریٹ ہی نہیں کی. یہ سوال میرے لیے تھوڑا سا زیادہ ضروری ہے. اور جس طرح سے خرم شہزاد جس طرح سے ساتھ بات کریں کہ ہمارے پاس کیپیسٹی ہی نہیں تھی, پھر حبیب صاحب بھی بات کریں مس مینجمنٹ کی, یہ جو اچانک ہم نے پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دی ہیں, یہ بڑھائے بغیر بھی حکومت کے پاس کوئی اور چارہ تھا؟ دیکھیے قیمتیں بڑھانا تو اسی طرح ہے جیسے قیمتیں کم کی گئی تھی, اور میں تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ قیمتیں تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں بالکل بڑی ہیں جس کی وجہ سے جو ہے یہ امپیکٹ آیا ہے. بٹ ساتھ ساتھ ایک چیز یہ دیکھنے کی ہے کہ جب آئل پرائسز جو ہے وہ نیچے جا رہی تھیں تو اس وقت گورنمنٹ نے اپنا جو ٹیکس ہے وہ کافی انکریز کیا تھا, کیونکہ آف کورس پرائسز نیچے جا رہی تھیں تو ایک اپرچونیٹی تھی کہ ٹیکسز کو جو ہے بڑھایا جائے اور ساتھ ساتھ پاس آن بھی کیا جائے, جو کہ انہوں نے کیا. اور اس میں یہ تھا کہ پرائسز نیچے چلی گئیں اور پہلی مرتبہ ایسا ہوا ریسنٹ ہسٹری میں کہ جو پیٹرولیم لیوی ہے جو ڈویزیبل پول کا حصہ نہیں ہے, جو سیدھی گورنمنٹ کو جاتی ہے اور اس کے ٹیکس ٹارگیٹس میں کنٹریبیوٹ کرتی ہے, وہ پیٹرولیم لیوی ہے. حالانکہ پیٹرولیم لیوی کا جو مقصد تھا وہ پیٹرولیم جو آپ کا انرجی سیکٹر ہے اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے جو ہے وہ لگائی گئی تھی.
बट अब वो सिर्फ एक टैक्स टारगेट पूरा करने का एक तरीका बन चुका है, जो कि ये बताइए, देखिए मैं एक पॉइंट ऐड करना चाह रहा हूँ। जी जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उस वक्त जब पेट्रोलियम लेवी मैक्सिमाइज की गई थी और प्राइसेस नीचे की गई तो उनको मैक्सिमाइज किया गया टैक्सेस को, जो बच गया था उसको पास ऑन किया गया था। लेकिन जो बैलेंस नहीं क्रिएट हुआ वो ये था कि जब प्राइसेस बढ़ी हैं तो टैक्सेस को कम नहीं किया गया, प्राइसेस को बढ़ाया गया। तो ये जो शॉकिंग एक चेंज है बड़ा, इसको मैनेज करने की जरूरत है। अगर ये होना चाहिए था, बैलेंसिंग एक्ट ये होना चाहिए था कि प्राइसेस बढ़ाई जाती, बट साथ साथ जैसे नीचे जाती है प्राइसेस पर टैक्स बढ़ाया गया था, इसी तरह ऊपर आती है प्राइसेस टैक्स कम भी करना चाहिए था, कम कर दिया जाता। अच्छा खुर्रम, ये बताइए कि हमने जो लॉसेस इस इंडस्ट्री को पहुंचाए, हर कंपनी की अगर आप पिछले 6 महीने की बैलेंस शीट देखें तो उसमें आपको करोड़ों रुपए का लॉस पहले तो डॉलर फ्लक्चुएशन की वजह से नजर आता है मार्च में, उसके बाद सडन जो चेंज ऑफ प्राइस है, डाउनवर्ड जो ट्रेंड था उसका नजर आता है, फिर इंपोर्ट का नजर आता है, उसके बाद जुर्मानों का नजर आता है। आपके ख्याल में अब ये सेक्टर रिकवर कर पाएगा? देखिए ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। आपको पता है रिफाइनरी और ऑयल मार्केटिंग कंपनियां, रिफाइनरीज वो होती हैं जो कि क्रूड ऑयल को रिफाइन करके पेट्रोल या डीजल में उसको कन्वर्ट करती हैं। पाकिस्तान की टोटल जो ऑयल की कंजम्पशन होती है, यानी कि हम पेट्रोल, डीजल, फर्नेस ऑयल, जितने भी ऑयल प्रोडक्ट्स हैं जो हम कंज्यूम करते हैं, उसका 85% हम इंपोर्ट करते हैं, सिर्फ 15% लोकल सोर्सेज के थ्रू हम पूरा करते हैं। तो हुआ ये पिछले 6 महीनों में सर कि जो है आपकी जो रुपी में गिरावट नजर आई, एक नुकसान हुआ। दूसरा ये हुआ कि प्राइसेस नीचे चली गई, और एक डिसीजन ऐसा आया बीच में जिसमें कोविड जब ये आया, जब लॉकडाउन हुआ, तो मिनिस्ट्रीज की तरफ से ये किया गया कि इंपोर्ट को रोक दिया गया। हालांकि ये होना चाहिए था कि जब प्राइसेस गिर रही होती हैं किसी भी कमोडिटी की, उस वक्त इंपोर्ट हो, या आप बाइंग को नहीं रोकते, क्योंकि वही तो मौका होता है कि जी खुर्रम साहब जरा इसमें ऐड कर लीजिएगा। जैसे आपने कहा कि जब प्राइसेस इंटरनेशनल डिक्रीज हो रही थी तो हमें अपनी इंपोर्ट्स इंक्रीज करनी चाहिए थी। काउंटर आर्गुमेंट जिस तरह मैंने गुजारिश की वो ये कहते हैं, हुकूमत के कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारे पास स्टोरेज की कैपेसिटी नहीं है। इसमें क्या हकीकत है? पाकिस्तान की क्या स्टोरेज कैपेसिटी है? ये कैसा क्लेम है? नहीं, देखिए 2 तरह की स्टोरेज कैपेसिटीज जो है वो होती है नॉर्मली। एक होता है बफर स्टॉक्स, जैसे यूएस के पास बफर स्टॉक्स होते हैं, वो सिर्फ उस वक्त यूज होते हैं जब कोई बहुत बड़ा सान्या हो जाता है जिसमें ऑयल ना मिले या एनर्जी जो है आपको उसकी एक्सेस मुश्किल पड़ जाए, तो वो अपने बफर स्टॉक्स को खोलते हैं और वहां से यूज करना शुरू करते हैं। ये बड़ा रेयर होता है। ये जो होती है इसको कहते हैं सिटिंग स्टोरेज कैपेसिटी। और एक कैपेसिटी वो होती है जो कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज या जो ऑनगोइंग बेसिस पे एक सर्टेन नंबर ऑफ डेज का स्टॉक रखती हैं। मिसाल के तौर पे जो हमारी कंजम्पशन चल रही है उस हिसाब से 18 दिन का डीजल हमारे पास होता है, इसी तरह 20 दिन का पेट्रोल हमारे पास होता है। यानी कि 20 दिन तक कोई इंपोर्ट ना हो, कोई पेट्रोल ना बने, तो 20 दिन का स्टॉक हमारे पास होगा कम से कम। और ये मैंडेटरी भी है ऑगरा की तरफ से, मिनिस्ट्रीज की तरफ से, कि आप एक सर्टेन नंबर ऑफ डेज का स्टॉक रखेंगे। 21 दिन का है या शायद इतना ही कुछ है। तो देखिए स्ट्रेटेजिक जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो डिफरेंट होती है। उसमें होता ये कि जब इस तरह के प्राइस डिक्लाइन आते हैं ना, हिस्टोरिक, जहाँ पे आपका ऑयल जो है वो $11 का हो गया या नेगेटिव भी चला गया था, उस वक्त आप फौरन से आप वही उसको जो है मौके को गनीमत जानते हैं, उसको एक्यूमुलेट करते हैं। और इंडिया के पास ये स्टोरेज कैपेसिटी मैं आपको बताता हूँ, इंडिया के पास एक्चुअली जो है वो स्टोरेज मैनेजमेंट बल्कि एक कंपनी है जो सिर्फ और सिर्फ ऐसे मौकों से फायदा उठाती है कि जब भी ऑयल बहुत नीचे चला जाए वो बहुत बड़ी क्वांटिटी उठाती है, स्टोरेज में डालती है, और अगले कई महीनों तक, कई सालों तक उनके पास वो स्टोरेज कैपेसिटी चलती है। खुर्रम ये बताइए कि अब जो प्रॉब्लम यहाँ पे आ रहा है कि कंपनीज को जिस आदमी पे आप जिम्मेदारी डाल रहे हैं, अभी आप भी कह रहे हैं कि इंपोर्ट पे पाबंदी लगाई, शफीउर रहमान जो डीजी ऑयल था वो है, उसी को चेयरमैन बना दिया इस मेस को क्रिएटर्स का सुराग लगाने के लिए कि भाई ये किसने किया। हाउ डू यू सी कि ये सेक्टर के लिए कैसा हमने मैसेज दिया है कि जो जिसको सैक करना चाहिए उसी को बिठा दिया? देखिए ये बिल्कुल ये थोड़ा अनयूजुअल चीज है, इस तरह होता नहीं है नॉर्मली कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ कोर्स एक बहुत स्ट्रेट आता है इसमें कि जो पॉलिसी मैनेज कर रहे हैं वही पॉलिसी पे इन्वेस्टिगेशन भी करें। लेकिन मेरा पॉइंट देखिए ये है कि इसमें मिसमैनेजमेंट कैसे हुई। वो हुआ ये कि जब इंपोर्ट को बंद किया गया उस वक्त देखिए ऑगरा और
मिनिस्ट्री ऑफ पावर पेट्रोलियम डिवीजन जो है, इनके पास ये एक एक चीज का जो है इंफॉर्मेशन होती है कि अभी हमारे पास कितनी कैपेसिटी है, कितनी इन्वेंट्री है, आने वाले दिनों में किस चीज के लिए कंजम्पशन कितनी रिक्वायर्ड होगी, डिमांड कितनी होगी, उसके अगेंस्ट इम्पोर्ट कितनी होगी और लोकल कितना प्रोवाइड करेगा। आप समझ रहे मेरी बात? जी, जब आपको ये पता है तो आपने अगर इम्पोर्ट बंद कर दी और आपको पता था कि वीट हार्वेस्टिंग सीजन आ रहा है आगे, जिसकी वजह से डीजल की खपत बढ़ जाएगी, बिल्कुल। और कोविड-19 की वजह से ईरान बॉर्डर भी बंद हो गया, जहां से 30% डीजल का आता है वो भी बंद हो गया। इवेंचुअली पता चला कि जी ये तो शॉर्टेज हो गई है, तो फिर हम दोबारा गए फ्रांसिस के बाद ऑयल मार्केटिंग कंपनी को कहा कि जी आप जल्दी इम्पोर्ट को करें, हमने इम्पोर्ट खोल लिए। तो उन्होंने कहा कि हमें तो 20 दिन 25 दिन लगते हैं प्रोडक्ट लाने में, तो हम कैसे ला सकते हैं? बिल्कुल। तो आप देख रहे हैं ये मिसमैनेजमेंट थोड़ी इस तरह से हुई कि फोरकास्टिंग और डिसीजन लेना टाइम पे, ये खुर्रम साहब ये बताएं, इसकी वजह से। हबीब साहब जी, मैं आपको एक ऐड करना चाहता हूँ, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कि लाहौर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस की अदालत में एक पिटीशन गई। उस पिटीशन में अगरचे वो अभी ज़ेर समात है, 18 जून को उसका जो ऑर्डर आया, उसमें खुद ये बात लिखी है कि सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने कहा कि हमें मार्च से पता था कि ये मामला इस तरफ जाएगा और शॉर्टेजेस क्रिएट होंगी। अच्छा। और उसमें दिलचस्प बात यह है कि खुद सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने ये कहा, माशाल्लाह सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने ये कहा कि जनाब चूंकि ईरान से स्मगलिंग होती है पेट्रोल की, इसलिए हमारे यहाँ चूंकि वो स्मगलिंग नहीं हो रही, इस वजह से भी पेट्रोल की किल्लत है। नहीं, अब तसव्वुर करें, हुकूमत पाकिस्तान खुद कह रही है कि स्मगलिंग नहीं हो रही, तो यहाँ पर पेट्रोलियम की किल्लत हो गई है। इस पे सिर्फ आप इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कह सकते हैं। बहरहाल खुर्रम शहजाद हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। मामला सामने आया 262 पायलट्स के जाली लाइसेंस का, जिस पर अब एक्शन भी लिया जाना है। लेकिन दुनिया भर में मुख्तलिफ एयरलाइंस ने पाकिस्तानी पायलट्स जिन पर उन्हें शक हुआ कि इनकी डिग्री जाली हो सकती है, उन्हें ग्राउंड किया है। इसी सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। हबीब साहब, जग हसाई हो गई पाकिस्तान की कि अब इतना नाम बदनाम हो गया कि हमारे पायलट्स यहाँ पर नहीं बल्कि दुनिया की एयरलाइंस ने भी उन्हें ग्राउंड करना शुरू कर दिया। उमर बाब, जिस तरह हमारी हुकूमत, अभी हम पेट्रोल की बात कर रहे थे ना कि पेट्रोल कम किया तब ख्वार हुई कि कोई पेट्रोल मिला नहीं जी। पेट्रोल की कीमत ज्यादा की तब ख्वार हुई कि पेट्रोल की कीमत क्यों ज्यादा की। तो ये वाहिद हुकूमत है जिसने पेट्रोल कम करके भी ख्वारी ली और पेट्रोल ज्यादा करके भी ख्वारी ली। तो ये बिल्कुल बई नहीं, ये मामला जो है इस पे आप इसको सादिक आता है। उसकी वजह यह है कि 262 पायलटों को जब अगर हम पकड़ चुके होते, उन्हें ग्राउंड कर चुके होते, उनके लिस्टें फहरिस्तें बना के सिविल एविएशन के पास होती, PIA को भेज चुके होते, एयर ब्लू को, सरीन को, दुनिया की सारी एयरलाइंस को भेज चुके होते कि अगर आपके पास पाकिस्तानी पायलट है तो देखना इनमें से कोई आदमी आपके पास ना हो। तो उसके बाद हम असम्बली में आके कहते हैं कि 262 पायलट जो हैं वो जाली लाइसेंस वाले हैं, तो दुनिया हमारी इज्जत करती। दुनिया कहती कि पाकिस्तान ने एक रिस्पॉन्सिबल मुल्क होने का सबूत दिया। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ पिछले कुछ अरसे से रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, लियाकत, अहलियत बिल्कुल बेमानी अल्फाज हो चुके हैं। हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक दरीदा दाहनी है जो आपको पूरी हुकूमत में नजर आती है। तो उस दरीदा दाहनी का मुजाहरा हमने असम्बली में देखा। जब गुलाम सरवर खान साहब ये फरमा रहे थे कि 262 पायलट हमने पकड़े हैं, तो मेरा सीना ऐसे फ़ख्र से फूल गया कि ये देखें, ये होती है हुकूमत। और मैं फ़र्ज़ कर रहा था कि इन्होंने पिछले सारे काम कर लिए होंगे। लेकिन क्या हुआ, पता ये चला कि नहीं जी, अभी तो हम ढूंढ रहे हैं वो 262 कहाँ पे है। अच्छा जी, अभी कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके ऊपर शक है जी, तफ्तीश जी होनी है, इंक्वायरी जी अभी करनी है, बंदे ग्राउंड अभी करने हैं। नतीजा क्या निकला, पूरी दुनिया आपके ऊपर हंस रही है। रिचर्ड क्वेस्ट जैसे लोग, और वो आपका मजाक उड़ा रहे हैं, दे आर मेकिंग फन ऑफ यू। और ये जो हालत है, आप जरा तसव्वुर करें कि भाई आपने 262 तो चोर थे ना, आपने पूरी पाकिस्तान की पायलट कम्युनिटी को पूरी दुनिया में बदनाम करके रख दिया। बिल्कुल। आप भाई पहले पकड़ तो लो, आप पहले उन्हें रोक तो लो, लेकिन नहीं। मसला यह है कि हमने हर घोड़ा गाड़ी के पीछे बांधना है। सही। हमने कोई ढंग से काम नहीं करना। और मैं आपको अर्ज करूं, ये पेट्रोल वाला प्रोसेस देख के
چینی والا پروسیس دیکھ کے, یہ آٹے والا پروسیس دیکھ کے, یہ مافیا کی گردانیں سن کے, اور اب یہ جو معاملہ ہوا ہے سول ایویشن والا, مجھے تو میرے تو نہ سمجھیے کہ ایسے دل ٹوٹ سا گیا. حالت یہ ہے کہ سول ایویشن کا اب آپ ذرا اور بھی تصور کریں, سول ایویشن کا جو ڈی جی ہے وہ عام طور پہ بیٹھنا اسے کراچی میں چاہیے, اسلام آباد میں بیٹھا ہوگا. پی آئی اے کا چیئرمین ہے, پی آئی اے کا سربراہ ہے, کراچی میں بیٹھنا چاہیے, اسلام آباد سے بیٹھ کے ریموٹ کنٹرول چلا رہا ہوگا. اور بھائیوں پھر کراچی سے بند کر دو, آپ وہاں سے اٹھے دفتر یہاں منتقل کر لیں. صحیح کہہ رہے ہیں. آپ وہاں جاتے ہیں, وہاں جا کے ہوٹلوں میں ٹھہرتے ہیں یا گھروں میں ٹھہرتے ہیں, تو آپ اس قسم کی مینجمنٹ سے آپ کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ یہی کچھ ہی ہے. مس مینجمنٹ ساتھ وہی بات کہ آپ کی ہر سیکٹر میں ہی ہے. حکومت نے آئی قومی اسمبلی میں خطاب کیا اور بتایا کہ جناب یہاں پر مسئلہ ہے, لیکن یہ مسئلہ حل کب ہونا ہے یہ معلوم نہیں. دیکھیے, میں حبیب صاحب کی اس میں کچھ بات سے ایگری کرتا ہوں, کچھ بات سے ڈس ایگری کرتا ہوں. میں تھوڑا سا واضح کرتا ہوں, مس مینجمنٹ کا صرف نہیں, مس مینجمنٹ کا ضرور ہے, اور میں ابھی اس پہ 2 منٹ کی گزارش کروں گا. جی یہ معاملہ اس سے تھوڑا سا زیادہ سیریس ہے. اچھا, معاملہ یہ ہے کہ یہ ایفیکٹولی لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلنے کا معاملہ ہے. پچھلے 10 سال میں پاکستان میں, کل بھی ہم گزارش کر رہے تھے کہ 6 میجر ایئر کریش ہو چکے ہیں. ہم نے ہنڈریڈز آف لوگوں کی زندگی اس کے اندر اس طرح کے سانحوں میں جا چکی ہیں. تو یہ معاملہ صرف مس مینجمنٹ کا نہیں, یہ کرمنل نیگلیجنس کا ہے. پاکستان کے علاوہ کوئی اور ملک ہوتا جہاں پہ ٹارٹ لا, جس کو کہ ایک قسم ہے لا کی, اگر وہ درست طریقے سے اپلائی ہو رہا ہوتا تو تمام وہ لوگ جو سول ایویشن کے اندر موجود ہیں یا مختلف ایئر لائنز میں موجود ہیں جنہوں نے ان پائلٹس کو ریکروٹ کیا, ان سب کے خلاف کرمنل نیگلیجنس کے ساتھ ساتھ قتل کا مقدمہ چل رہا ہوتا, کیونکہ ان کا کانڈکٹ جو ہے وہ لوگوں کی زندگیوں کے ان کی وجہ سے ضائع ہوئی. 7 ایئر لائنز دیوالیہ ہو چکی ہوتی. میں حبیب صاحب گزارش کروں آپ کی بات سے, جہاں پہ میرا تھوڑا سا میں آپ کی بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں اس حد تک کہ حکومت نے اناؤنس کرتے ہوئے بھی اپنا پروسیس ٹھیک نہیں کیا. پہلے اپنا گراؤنڈ ورک کر لینا چاہیے تھا, پہلے ان لوگوں کو پکڑ لینا چاہیے تھا اناؤنس کرنے سے پہلے. لیکن پھر بھی مجھے اس بات کا تھوڑا سا حوصلہ ہے کہ کم از کم پاکستان میں ایک حکومت نے یہ اناؤنس تو کیا کہ ہمارے اس طرح کے پائلٹس ہیں جو کہ کام کر رہے ہیں. ان لوگوں کا بتائیے جنہوں نے پچھلے 10 سال میں ایئر بلو کا حادثہ ہوا اسلام آباد کے اندر, رپورٹ آئی, اس رپورٹ کے اندر نشاندہی کی گئی کہ کچھ پائلٹس کی جو ہیں ڈگریاں وہ ٹھیک نہیں ہیں. جنید جمشید صاحب والی فلائٹ جو پی آئی اے کی تھی جو سکردو کے اندر سے اڑی تھی, اس کی رپورٹ آئی, اس کے اندر مزید نشاندہی کی گئی. ان لوگوں کا کیا جنہوں نے اب سے پہلے یہ معاملہ دبائے رکھا؟ ان لوگوں کا کیا بنا جن لوگوں نے سیاسی بنیادوں کے اوپر پی آئی اے کے اندر, دیگر ایئر لائنز کے اندر ان پائلٹس کی ریکروٹمنٹ کی؟ ان لوگوں کا کیا بنا جو اس وقت کے سیاسی عہدیداران تھے جن کے نیچے سول ایویشن نے ان کی ڈگریاں چیک نہیں کی, جن کے نیچے پی آئی اے نے ان کی ڈگریاں چیک نہیں کی؟ کم از کم اب اس وقت مجھے جس بات کا تھوڑا سا حوصلہ ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت کی حکومت پولیٹیکل پیٹرنیج نہیں کر رہی. کہہ رہی ہے کہ یہ 4, 10, 15, 20, 150 بندہ 262 بندے وہ کہہ رہے ہیں کہ 262 بندوں کی ڈگریاں جو ہیں وہ مشکوک ہیں, ہم ان کے خلاف کارروائی کرنا چاہتے ہیں. اب سے پہلے 10 سال یہی پائلٹ جہاز چلاتے رہے, ریکروٹ ہوتے رہے, حکومتوں نے آنکھیں بند کر لی. اور یہ نہیں کہ اس وقت ایئر لائن کا حادثہ نہیں ہوا, اس ٹائم پیریڈ کے اندر یہ کراچی کے کریش سے پہلے پچھلے 10 سال میں 5 دیگر میجر کریش ہو چکے ہیں جن سب کی رپورٹس کے اندر اس طرح کی بات کی نشاندہی کی, اور اس وقت کی حکومتوں نے آنکھیں بند کر لی. ہم اس طرح کی چیزیں بناتے رہے کہ نیا برانڈ بنے گا پی آئی اے کا, اور برانڈ نواز شریف کی پی آئی اے ہوگی اور برانڈ زرداری کی پی آئی اے ہوگی. اس طرح کی ہم باتیں کرتے رہے, لیکن جو ایکچوئل کور ایشو تھا, جو ریکروٹمنٹس ہو رہی تھیں, حبیب صاحب میرے سے بہتر جانتے ہیں, پی آئی اے کے اندر بہت سی ریکروٹمنٹ سیاسی بنیاد کے اوپر ہوئی ہیں. پی آئی اے کے جو یہ سول ایویشن کے جو ایئرپورٹس کے اوپر ہم یہ ٹھیکے دیتے ہیں چھوٹے چھوٹے سٹال لگانے کے, ریسٹورنٹس لگانے کے, چھوٹی چھوٹی چیزیں کرنے کے ایئرپورٹ پہ, وہ ٹھیکے جو ہیں وہ سیاسی بنیادوں کے اوپر بانٹے گئے, لوگوں کو ریکروٹ کیا گیا. تو نہ صرف کہ سول ایویشن کے اور پی آئی اے کے اور دیگر لوگوں کو آج پکڑنا چاہیے, بلکہ ان تمام سیاسی لوگوں کو ایک ساتھ کی بات میں آگے ساتھ یہ جو تم نے بھی بات کی ہے نا
के जो ठेके देते हैं, अब यहाँ पे हमें स्ट्रक्चरली भी सोचना चाहिए। वो ये है कि हमने सिविल एविएशन अथॉरिटी के ज़िम्मे ये ठेके रखने हैं, वो उन्होंने एयरपोर्ट पे दुकानें किराए पे देनी हैं, उन्होंने एयरपोर्ट किराए पे देने हैं, या और वहाँ पर गाड़ियाँ चलानी हैं, या रेगुलेटर बन के अपना रोल प्ले करना है। यहाँ पे ये भी तय करना है। ये हमें सिविल एविएशन कैंटीन चलाती हुई नजर आती है, सिविल एविएशन वहाँ पे चाय का ढाबा किराए पे देती हुई नजर आती है। ये काम दुनिया में सिविल एविएशन अथॉरिटीज के नहीं है। तो सबसे पहले तो सिविल एविएशन अथॉरिटी का एक सरबराह हो जो कराची में बैठे, पीआईए का सरबराह कराची में बैठे, अपने लोगों की केयर करे। जी साहब, एक जुमला फिर ब्रेक के जाने पड़ रहे हैं। जी, मैं एक जुमला कहता चलूं कि पाकिस्तान के अंदर जो एयरलाइन के स्टैंडर्ड्स हैं, हबीब साहब आपको पता है कि हमने अपने डोमेस्टिक स्टैंडर्ड्स उस तरह बनाए भी नहीं। जो इंटरनेशनल एविएशन के स्टैंडर्ड्स थे हमने सिर्फ उनको इंपोर्ट कर लिया। सिविल एविएशन के लोगों ने अपने डोमेस्टिक स्टैंडर्ड्स पूरी तरह बनाने की जरूरत नहीं की। तो वो तमाम पॉलिटिकल लोग जो इनके ऊपर पिछले 10-15 साल के अंदर बर्जुमान थे, इंक्लूडिंग द करंट गवर्नमेंट, उन सब की सरजनिश होनी चाहिए। उन सब की सरजनिश। बहरहाल ब्रेक का वक्त आ गया, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जमात इस्लामी के साबिक अमीर सैयद मुनव्वर हसन कल कराची में तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गए। आज उनका नमाज जनाजा अदा कर दिया गया है। हबीब साहब, सैयद मुनव्वर हसन कैसी शख्सियत थे, कैसे रहनुमा थे? देखिए, मैंने बहुत सारे सियासतदानों से मुलाकातें की, उनसे ताल्लुक़ भी रहा, लेकिन मुनव्वर हसन के बारे में एक बात यकीन से कही जा सकती है कि मैंने ज़िंदगी में शायद ही ऐसा कोई आदमी देखा है जिसके दिल, दिमाग और ज़ुबान एक लाइन में हो। जो उसके दिलो दिमाग में था वही बात ज़बान पे रहती थी, चाहे वो कितनी तल्ख हो, चाहे वो कितनी ही किसी को बुरी लगे, और चाहे वो कितनी ही सॉफ्ट हो, वो अपनी बात कह देने के आदी थे। दूसरी बात यह है कि उनकी शख्सियत का एक बहुत ही दिलचस्प पहलू ये है कि गैर मामूली हद तक सादगी भी ऐसी कि आप उन्हें देखें तो कुरून उला के मुसलमान याद आ जाए आपको। उनके घर में जाएं, छोटा सा घर, और उस छोटे से घर में उन्होंने अपने बच्चों के साथ ज़िंदगी गुजारी, और उनकी शादी, उनकी बेटी की शादी हुई। मैं भी वहाँ पे, मैं इत्तफाक से जहाज़ मुझे नहीं मिला, धुंध थी तो मैं नहीं जा सका, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि उन्होंने उस शादी पर मिलने वाले सारे तहाइफ जमात इस्लामी को जमा करा दिए। और उन्होंने अपनी बेटी को ये कहा कि तुम्हें ये जो तहाइफ मिले हैं ये अमीर जमात इस्लामी की बेटी की होने की वजह से मिले हैं, मुनव्वर हसन की बेटी होने की वजह से नहीं मिले। तो इस हद तक उनकी दयानतदारी। और उसके बाद मैंने कराची में इनको देखा कि कराची में जब MQM का अल्ताफ़ हुसैन साहब यहाँ पे उस वक्त हुआ करते थे, MQM के बानी, और वो कराची के ऊपर एक हुकूमत किया करते थे। उस ज़माने में ये साहब, यानी ये क़य्यम थे कराची जमात के, और ये उठे और सीधा उनके दफ्तर चले गए। अच्छा। अल्ताफ़ हुसैन का, उन्होंने जाके कहने लगे कि आप हमें रोक नहीं सकते काम करने से, अगर आप हमें हम जो अल्लाह का पैगाम, उनका ख्याल था हम अपना पैगाम घर घर पहुंचा रहे हैं, तो लिहाजा आप हमें ना रोकें। तो उस पर इन्होंने मुझे बताया, मुनव्वर हसन साहब ने, कि उन्होंने कहा, बानी MQM ने कहा कि मुनव्वर हसन साहब, मैं चाहता हूँ कि आपका कोई प्रोग्राम किसी एक बैठक में भी ना हो। अच्छा, सही। तो इस हद तक ये मुनव्वर हसन साहब ने वहाँ पर मुकाबला किया लोगों का, और सख्ती का वक्त कम है, ये किसी वक्त फिर उनके वाक़यात सुनाएंगे। ठीक है जी साहब, आपके तासुरात? देखिए जी, मैं भी बाकी सबके साथ इस अफसोस में शामिल हूँ। साथ ही साथ क्योंकि हबीब साहब ने पॉलिटिकल पार्टी की भी उनकी बात की, देखिए हमारी जमात इस्लामी की पाकिस्तान की तारीख़ में, पाको हिंद की तारीख़ में, प्री क्रिएशन पाकिस्तान भी एक तारीख़ है जिसके के अंदर हमेशा कोशिश, कम अज़ कम आइडियोलॉजिकली, इस पार्टी का पर्पस ये रहा है कि वो इस्लाम के प्रिंसिपल्स की तरह लोगों को राग़िब करे, जिनके अंदर मुनव्वर साहब भी और दीगर भी इस तरह के जो उनके स्टॉलवर्ट लीडर्स हैं उन्होंने काम किया। बड़ा अच्छा हो कि आने वाले वक्त में भी अगर पॉलिटिकल मैनूवरिंग के साथ साथ जो हमें रोज़ के रोज़ नज़र आती है, अगर उन प्रिंसिपल्स पे ये आइडियोलॉजिकल पार्टीज़ वापस जा सकें जिनकी वजह से इनकी इतनी ज़्यादा फॉलोइंग थी, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की सियासत के अंदर भी बेहतरी आएगी, लोगों के किरदार में भी बेहतरी आएगी, और सियासत के अंदर जो एक अनफॉर्चुनेटली छोटी छोटी झिकझिक शुरू हो चुकी है वो भी मेरे ख्याल ख़त्म होगी इस तरह के लोगों की एग्जाम्पल्स फॉलो करने से। सैयद मुनव्वर हसन के दर्जात की बुलंदी की दुआ के साथ प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी।